ASL शो के सभी दर्शकों को आशीष लोहान की नमस्कार, राम राम। सबसे पहले आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जींद जिले के एक छोटे से गांव राजपुरा के एक तालाब, जिसको हम देसी भाषा में जोड़ कह देते हैं, हमारे पीछे देखो, यहाँ पे किसान मजदूर वर्ग से संबंधित सभी भाई बुजुर्ग हमारे बैठे हैं। आज यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, तो देखा भाई सभी बुजुर्ग हमारे तिरंगा लिए बैठे हुए, बहुत अच्छा लगा। तो उनसे बातचीत करेंगे, आप चलते हैं। और दो चार हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो है आज किसान आंदोलन का, और जो बीजेपी के कार्यकाल का, और कुछ एक आध सवाल और पूछेंगे। ये 2-3 हमारे टॉपिक रहेंगे। हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई सबसे पहले सभी को मेरी राम राम जी। तो आज 15 अगस्त का दिन है, हमारा 75वीं वर्षगांठ है, और हमारा देश को आज़ाद हुए इतने लंबा समय हो चुका है। ये देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं तिरंगा लिए हुए हाथ में। तो पूछते हैं, ले बैठ जाते हैं। नमस्कार जी ताऊ। नमस्कार भाई। ठीक हो जी? ठीक है, बढ़िया। स्वतंत्रता बहुत मुबारक हो। ठीक है। ये झंडे ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो हाथ में? बता मैं भी छोड़े में। वो भी बता देगा। आप बताओ अपना कैसा महसूस हो रहा है? भाई हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक है, आजादी तो हम बैठे हैं, आजादी तो बैठे हैं आराम से, जमा खुशी है, हमारा बढ़िया खुशी है। हाँ। तो ये माहौल भी देख के एक चबूतरा के ऊपर, जोड़ के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो लग रहा है। आप ये महफिल हर रोज ऐसे ही बैठती है क्या? हाँ, रोज हर रोज हर रोज हर रोज। अच्छा जी। देखो भाई 3 से 6 तक तो पक्की है यार। 3 से 6 गया। 3 से 6 तक तो पक्की रोज। ठीक है, मजा आ रहा है भाई। हाँ, चलो ठीक है जिले, अब आगे लेके आते हैं। एक बार सभी से बातचीत करेंगे, बैठ जाते हैं। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार भाई। ठीक हो ताऊ जी? हाँ बढ़िया जमा। मजे आ रहे हैं? हाँ बस भाई मजे तो आए तो रहे हैं। हाँ, फिर मैं कुछ ढील से मजे में। वो ढील के हुआ बताओ। ढील यू से यू मोदी शाह से नहीं, बस यू थोड़ा रह रहे थे पूरी आजादी में। पूरी आजादी में? हाँ थोड़ी कसर रह रही थी। अच्छा। और यू रोक रहा है। यू रोक रहा है? हाँ। तो ये 70-75 साल तक भी ऊपर हो गए कि पूरे भारत ने दुखी कर रहा है। दुखी कर रहा है। नू बताओ भी जो ये किसान का आंदोलन चल रहा है, यो ठीक से गलत से कुकर है? भाई हमें तो अपनी जान में तो सही चला रहे हैं, यू मान ले तो जमाई सही हो जाए, और यदि मानना जरूर पड़ेगा। चलो किसान की इतने लंबे समय में स्थिति के आज हुआ बता दो आप। या तो न्यूज है हमें तो यू मानना का, जब उठाएंगे नहीं थोड़ा साए। अच्छा, नहीं तो बैठे हो? हाँ बैठे हैं, चाहे 7 पीढ़ी हो जियो। अच्छा चलो ठीक है जी। हमारा नहीं, चाहे 7 पीढ़ी हो जी, इस काम पर बैठे हम तो। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका। और इधर बैठे हुए हैं, ले हमारे ताऊ जी उधर बैठे हैं, फिर आते हैं अभी पूछेंगे जी। नमस्कार जी ताऊ। इधर हमारे माँ बाप से ताऊ दादा दादी सारे बैठे हैं, हम परिवार बैठे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आज 15 अगस्त है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? 15 अगस्त बिल्कुल अच्छा दिन है भाई। अच्छा दिन है। जो आप हाथ में झंडा ले रहे हो, या जो आप देशभक्ति दिखा रहे हो, या बार बार तक दिल में भी है? दिल में भी है देशभक्ति दे, और क्या देशभक्ति आजाद होने जुगाड़े बैठे नहीं, कौन बैठने दे है। हाँ, आजाद हो गया आप। और फिर आज किसान की क्या स्थिति हुआ बताओ हमने? किसान की स्थिति तो बुरी कर रखी है मोदी ने। मोदी ने कर रखी है? या फिर अपने आप हो रही है? मोदी ने कर रखी है। अपना आप क्यों थी? अपना आप तो ठीक है। ठीक है वो वैसे तो। हाँ। तो ये बात के लाग गया, ठीक होगी कि नहीं होगी? होगी, और करनी पड़ेगी ना। ठीक है, होगी क्यों नहीं, कह देना होगा यो। चलो करनी पड़ेगी, ठीक। मेन बात यह है। और हमारे युवा बैठे हैं भाई। राम राम जी। राम राम। ले मैं बैठ जा भाई। आज तो हमारे एक देश के क्रांतिकारी युवा जो शहीद हुए थे, जिसने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनके नाम से संबंधित है भगत सिंह भाई। बिल्कुल, धन्यवाद। तो भाई तक मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जानूँ मेरा बहुत सीनियर भी है, अच्छा मित्र भी है। तो आज जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत खुश महसूस कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया है। सब बैठे यहाँ बातचीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। ये एक परिवार जैसा माहौल है यहाँ, बड़े छोटे किसान मजदूर सारे बैठे रहे हैं हर रोज का। सारे हाँ ऐसे बैठे हैं भाई, ऐसे खुश रहो हैं सारे। बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। तो किसान आंदोलन का के कुछ कहना चाहो आप उस पे? किसान आंदोलन का ये है भाई साहब की तोड़ निकालना चाहिए सरकार ने, किसाना का तरफ देखना चाहिए, और कोई बीच का तोड़ निकाल लो वो बढ़िया है। कोई ना कोई रास्ता निकाल लो, वो बढ़िया निकाल लो। बहुत दिन हो गए बैठा हुआ ने, परेशान तो किसान परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फैमिली परेशान हो रही हैं, काम रुक रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए भाई, लोग परेशान हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो अब आप भी जिस तरह
कि आज़ादी तो क्या कहेंगे, आज़ाद तो हम, हाँ थोड़ी परेशानी चल रही है, ये समस्या भी सुलझ जानी चाहिए। एक बात और कहनी चाहिए भाई, नाम भगत सिंह है, अगर भगत सिंह के जैसे आप क्रांतिकारी भी हो। क्रांतिकारी हाँ बिल्कुल, अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी हाँ बा। अच्छा, हाँ अपनी जिंदगी में संघर्ष चल अपने रहा है, देश के बढ़िया लिए है। करो। हाँ बिल्कुल सही है। देश के हित में आप लगे रहो। देश के हित में लगे रहो, समाज के हित में लगे रहो, वो बढ़िया है। चलो जी, धन्यवाद आपका। और हमारे बुजुर्ग कुछ कहना चाहते हो? एक भाई बैठे हैं बीच में, कसर सी रह रही है। ले भाई मैं बैठू भी, लाठी ला लिया भाई अपना चबूतरा पे। ठीक आ रहा भाई, कैमरा ठीक चल रहा है? राम राम जी भाई साहब। राम राम आशीष भाई, ये चैनल का तालाब के ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर जो 36 बिरादरी के भाईचारे का ये चबूतरा है, आपका इस पूरे परिवार की तरफ से स्वागत है। धन्यवाद जी आपका भी। सबसे पहले तो सभी को बोल भी दिया, आपको भी भाई स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 75वीं वर्षगांठ है, स्वतंत्रता दिवस मनाया है बड़े उल्लास और जोश के साथ। आज हम भी 1 बजे जींद की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, और जो असली तिरंगा यात्रा हमने निकाली, किसान और मजदूर कमेरा वर्ग जिनके हाथों में ये अभी आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, यही असली स्वतंत्रता है। जो कुछ दिन पहले जगह जगह पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, शरारती तत्वों में उनको कहूँगा, उन लोगों ने जो तिरंगा यात्रा निकाली थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। क्योंकि आरएसएस की जो एक ये शाखा है बीजेपी, वहाँ आज़ादी के 55 वर्षों तक भी नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया था, वहाँ भगवा फहराया गया था, तिरंगे का अपमान किया गया था। 3 नौजवान साथियों ने वहाँ पर एक बार तिरंगा फहराने की कोशिश की थी नागपुर के कार्यालय में, और आरएसएस के गुंडों ने अपने पांव तले, अपने डंडों के नीचे से उनको कुचलने का काम किया था, उनकी जान लेने का काम किया था। वो आज जो तिरंगा यात्रा निकाल के ये दिखा रहे हैं कि हम देश के प्रति वफादार हैं और देश के प्रति हम जान न्यौछावर कर सकते हैं, वो पूरे तरीके से फर्जी है। फर्जी है। जो आजकल जो तिरंगा यात्रा चल रही थी, बीजेपी अपना जोर शोर से इस पे जोर लगा रही थी, तो वह आपके अनुसार ये सब झूठ है, दिखावा है? क्योंकि उन लोगों को 26 नवंबर से लेके ने और आज लगभग किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए चले हुए। हरियाणा और पंजाब विशेषतर जहां किसान अपनी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक आह्वान किया गया था हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी ने, कि हमने किसी भी बीजेपी के, आरएसएस के या आपके जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको गांव के अंदर नहीं घुसने देना है। वो गांव में घुसने के लिए हाथ में तिरंगे की आड़ से तिरंगे की आड़ से प्रयास करे थे गांव में घुसने के लिए। वो चाहते थे कि इसमें किसी प्रकार का हुड़दंग हो, किसी प्रकार का ऐसा रोल मैप हो कि यहाँ एक माहौल ख़राब हो, एक ऐसा क्रिएट वो करना चाहते थे। लेकिन हमने भी बड़ी सहानुभूति से किसान संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान किया उन्होंने, हमने उसकी कॉल की, उसने जो कॉल की थी उसका हमने उसको स्वीकारा और उनको तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इजाज़त दी। मतलब वहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे विरोध नहीं किया किसानों ने? किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। एक जगह विरोध ज़रूर हुआ था, जो गुप्ता विधायक है वो और अनूप धानक है जो राज्य मंत्री बना रखा है हरियाणा सरकार ने, उनका ज़रूर विरोध हुआ था। उस विरोध का कारण था क्योंकि तिरंगे का उन लोगों ने अपमान किया था। तिरंगे के खिलाफ उन्होंने आवाज़ लगाई थी, एक बार मुर्दाबाद का नारा लगाया था उन्होंने, और तिरंगे को पांव तले कुचलने का काम किया था। टोल पर उनको हमने ज़रूर घेरा था और ये पूछा था, उनसे माफ़ी मंगवाई थी कि आपने तिरंगे का अपमान किया, और उन्होंने उसकी बात की माफ़ी भी मांगी थी। चलो ये मतलब, और आज जो किसानों ने ट्रैक्टर के साथ जो तिरंगा यात्रा निकाली है वो कैसी रही? शांति प्रिय रही? आज के बहुत ही शांति प्रिय और उल्लास और जोश के साथ ये यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि असली हकदार किसान मजदूर और कमेरा वर्ग ही इस तिरंगे को हाथ में उठाने, क्योंकि जब देश के लिए लड़ाई लड़ी है, भगत सिंह जैसे किसान परिवार से आते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आदिवासी इलाके से आते थे, ऐसे लोग जो न जाने सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। देश आज़ादी में उनका अहम रोल था। जो रईस परिवार के हैं, जो रईस घराने के हैं, जो ऊंच घराने के हैं, वो न पहले देश की आज़ादी में शामिल थे और न आज किसान मजदूर की लड़ाई है उसमें शामिल हैं। इसके बाद में
आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जैसे आप किसान विरोध करे, किसान आंदोलन चला हुआ है, किसानों की जो मांगे हैं वो, और जो जो काले कानून बोल रहे हो आप, ऐसे नियम और कानून पहले विदेशों में भी कई जगह पे ये लागू है, तो हमारे भारत में ये लागू होते तो इससे क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है, ये और बताओ आप हमें। ये एक बहुत ही गहरा संकट है। ये एक धीमा जहर है, हम जिसको बोल सकते हैं, एक धीमा जहर है। ये एक ऐसा जहर दिया है मोदी सरकार ने, जो आज कुछ जगह हमारा बंटवारा करने में ये कुछ जगह कामयाब भी हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों में ये कानून लागू करे हैं, उसी की भांति मोदी सरकार अपनी तानाशाही रवैये से भारत में भी ये कानून लागू करना चाहती है। लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे और क्या नाम न्यूजीलैंड जैसे देशों में, अगर ये वेनेजुएला एक देश है, उसमें ये कानून लागू हैं, तो वहाँ की आबादी से हमारी आबादी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान देश है जिसकी कम से कम भी 80 करोड़ आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। और वहाँ जो शुरू से जो है वो एक बिजनेस है। अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जिसकी 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ की आबादी है। हम अमेरिका उनसे जैसे कि कंपेयर 30 नहीं से कर 35 सकते। करोड़ है कुल जनसंख्या, और हमारी तो लगभग इन सभी देशों को मिला के ही इससे ज़्यादा तो कहीं कृषि पर ही निर्भर है जनसंख्या, पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिन अमेरिका जैसे इन देशों में लागू करे, एक वेनेजुएला देश है, आप सर्च करिए, आज हर जो युवा वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो सर्च करके ये बता सकता है। वेनेजुएला देश में सबसे पहले नोटबंदी करी थी, सबसे पहले ये कानून बनाया था। आज अगर वहाँ पर भी कंपनियां हैं, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी सैलरी है, वहाँ पर भी नौकरियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन नहीं है तो खाने के लिए अन्न नहीं है। जो किसान के खेत से, इन ऊंचे घरानों के किसान के खेत से होते हुए जो रोटी जाती है, और जो हमें ये ताना मार के ये बोलते हैं कि ये मवाली हैं, ये उग्रवादी हैं, ये चीन से फंडिंग है, ये पाकिस्तान समर्थक हैं, उन लोगों का हम बताना चाहते हैं कि आप वेनेजुएला देश की स्थिति देखिए आज क्या है। एक ब्रेड का पैकेट की कीमत आज 700 से 750, 800 रुपये की एक ब्रेड की कीमत है, लेकिन नौकरी है, कपड़ा है, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन नहीं है तो सिर्फ अन्न नहीं है खाने के लिए। आप कपड़े के बगैर काम चला सकते हो, आप फ़ोन के बगैर काम चला सकते हो, आप बिजली और व्हीकल के बगैर काम चला सकते हो, लेकिन अन्न के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। वेनेजुएला देश में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मेरे छोटे बड़े बैठे हैं, एक रोटी अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोटी एक औरत ना अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। आज के वहाँ ऐसे हालात हैं, हालात है, और ये सब जिम्मेवार सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, सरकार की नीतियों के ऊपर। तो वही डर लग रहा है भाई, ऐसी स्थिति हमारे भारत देश में ना हो जाए, इसी वजह से आप विरोध कर रहे हो। बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब रोटी पर बोली लगेगी, वो दिन दूर नहीं है जब छोटे पैकेट में रोटी आएगी। आज भी गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में, जो स्मार्ट सिटी शहर हैं, उन शहरों में आज भी रोटी 5 रोटी आती हैं, 30 रुपये का पैकेट मिलता है रोटी का, 5 रोटी का। आज भी आई हुई हैं ऑलरेडी अभी हाँ मार्केट में गुड़गांव जैसे शहरों में। तो हम ताश के ऊपर टाइम पास कर रहे हैं, आज चौक के ऊपर टाइम पास कर रहे हैं, आज हम तरह तरह की इधर उधर की बात करते हैं कि मेरी क्या जिम्मेवारी है, ये मेरा दादा लगता है वो जाएगा, वो मेरा दादा लगता है वो जाएगा, ये मेरा चाचा लगता है वो जाएगा। ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं हम एक दूसरे से, ये सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत फलाने आदमी को है। ऐसी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो गरीब आदमी को इसमें शामिल होना पड़ेगा, इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। अब की मौजूदा हालत कैसी है अपने आंदोलन की? गांव से कितना समर्थन मिल रहा है और क्या क्या सहायता होने लग रही है, इस पे भी कुछ बताओ आप। देखिए, हर प्रकार की सहायता हो रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही, किसी प्रकार से फंडिंग नहीं आ रही। गांव ब्लॉक गली के सतर पर दूध इकट्ठा किया जाता है, आटा इकट्ठा किया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है चंदे की 100 रुपये, 200 रुपये कुड़ी के पर घर के हिसाब से लगा लिया, पर प्रति एकड़ के हिसाब से लगा ले, वो इकट्ठा करके हम अपने आंदोलन को अपने सतर से चला रहे हैं। चलो, डटे रहोगे जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाएंगी? बिल्कुल, जब तक बिल वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।
और युवा और नेता थे, अभी नाम तो क्या लेना, सबको पता ही है। उन्होंने भी एक बेरोजगारी पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बेरोजगारी कहा था भाई, नौकरियों में 75% की आरक्षण की बात कही थी, वो कहाँ तक सही साबित हुई है या फिर वो एक ढोंग था, जुमला ही था? उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बयान दिया था चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला ने, जो आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। उसने 75% युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। उसने खाली एक अमित शाह की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह एक चुनावी जुमला ये बोला था। मान लीजिए, मैं उसकी बड़ी बात करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि 75% अगर आपने नौकरियों में प्रावधान किया, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला, हिसार जैसे उद्योग लगे हुए हैं, अगर मैं कंपनी लगाता हूं तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको नौकरी पर रखूंगा, किसको नहीं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो ये MOU करते हैं, एक साइन होता है, एक एग्रीमेंट होता है, सरकार के साथ टाई अप करते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी कंपनी लगी हुई हैं। आज कम से कम मैं बता रहा हूँ 1000 से ज़्यादा कंपनी गुड़गांव और फरीदाबाद से यूटर्न मार चुके हैं गुजरात की तरफ और नोएडा यूपी की तरफ। तो उसका 75% नौकरी की आज जो कंपनियां 1000 से ज़्यादा कंपनियां वहां चली गई, वहां पर अगर हमारे 10% या 15% या 20% बच्चे भी काम करते थे, उल्टा वो बेरोजगार हो गए क्योंकि उसकी नून की नौकरी छीन गई है। हाँ, वो कंपनियां ही चली गई है सरकार, गवर्नमेंट के दबाव से। उल्टा असर नौकरी वाले पे पड़ा है, नौकरी वाले पे। तो आप मतलब ये जो प्लान बताया गया था उसको भी फेल मान रहे हो? बिल्कुल फेलियर, टोटल फेलियर सरकार है हरियाणा होगी। एक और अलग तो बात ही, बैठे हैं सारे हमारे भाईचारा बैठा है गाम राम में, सरपंच के चुनाव भी होने या भी हमने सुनने में आई है। और आपका भी यो चुनावी इसमें दंगल में आपने बिगुल बजा दिया है। हमने बैनर देखे थे भाई, आप भी सरपंची के उम्मीदवार के दावेदार बन चुके हो। इस पे अभी हम पूछेंगे। मान के चलो आप गांव ने आप अच्छे वोट देकर आपको सरपंच बना दिया, तो ऐसी क्या आप कार्य करोगे गांव के लिए, क्या विकास कर सको हो जो आज तक नहीं होया है? ये और हमने कुछ बताओ। ये मेरा पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। पहले तो आपने जो बात बोली कि मान लीजिए बना दिया, तो आपके मुंह में घी शक्कर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और ऐसी बात आई, गांव की बागडोर हाथ में आई, तो मैं जो पहले सरपंच थे उनकी तरह ऐसा नहीं है कि भाई ये आज ये गली बन गई, ये इसी गली को उखाड़ के दोबारा बना दिया, वो काम हो गया उसको उखाड़ के दोबारा बना दिया। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पार्कों की फैसिलिटी हुई है, कैमरे, लाइट, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर और बैंक वगैरह के प्रावधान हुए हैं। और काफ़ी गांव जो एक्टिव हैं, जो सरपंच आगे की सोच के चलते हैं, वहाँ एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं और स्पेशल लड़कियों के लिए कॉलेज तक की बस की सुविधा दे रखी है, ट्रांसपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं वो दे रखे हैं। अभी ये आपका कैमरामैन है जो पीछे दिखा सकता है, मान लीजिए यही है, साइड में चारों तरफ घुमा। अभी मैं ये जो गंदा पानी भरा हुआ है, इसकी निकासी के लिए हर बार समस्या होती है और तकरीबन गांव में ये आज हालात है। सबसे मेन प्रॉब्लम पानी की निकासी की है, पार्कों की है, बुजुर्गों के स्थान बैठने की है। इसको अगर 2 एकड़ की ज़मीन, मान लीजिए 2 एकड़ का पानी 1 एकड़ में हमने इकट्ठा करना है, तो वो किस हिसाब से करेंगे? तो आपने वो प्लान बना रखा है? हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि भाई उसकी जो मेंढ होती है उसको ऊंचा कर देंगे, कुछ कहते हैं आएगा ही नहीं। लेकिन मेरी सोच वो नहीं है, मेरी सोच अलग है। मैं कहता हूँ कि 2 एकड़ का पानी अगर 1 एकड़ में करना है तो उसको गहरा करना पड़ेगा, नहीं कि उसकी मेंढ बनानी पड़ेगी। मेंढ बह सकती है, टूट सकती है। परमानेंट अगर काम ने आपने स्थायी काम करना पड़ेगा तो उसको गहरा। अब ये मान लीजिए ये पानी है हमारा, पानी ये गंदा नाला है, ठीक है, इसको अगर आधे हिस्से को हम 15 फुट या 10 फुट गहरा करेंगे और उसकी मिट्टी उठा के दूसरी साइड में करेंगे, तो आधे हिस्से में निश्चित है कि आधे हिस्से में पार्क बनेगा और आधे की 4 दीवारी करके पानी की निकासी होगी, जो खेत में भी पानी लगेगा और हमारी सुंदरता भी बढ़ेगी। पानी की निकासी की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होगी और हमारा पार्क भी होगा। तो इसी प्रकार से गांव के अंदर कोचिंग सेंटर नहीं है, वो ज़रूरी लेके आना है। लाइब्रेरी नहीं है, वो ज़रूरी लेके आनी है। गांव के अंदर तरह तरह की चोरी होती है, कैमरे ज़रूरी हैं, स्ट्रीट लाइटें ज़रूरी हैं।
जो बहुत सारे अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं करता। तो मेन मकसद बस ज़्यादातर गलियों पे रहता। गलियों की स्थिति हमारे गांव की तो लगभग ठीक है, कोई एक आध गली में ही परेशानी है भाई। इसके लिए हम धन्यवाद पहले वाले सरपंचों को भी करेंगे भाई, कुछ हाँ, तो कोशिश बिल्कुल, हाँ, बधाई के पात्र हैं। 1952 से लेके जब से सरपंची आई है, 1952 में सरपंची स्टार्ट हुई थी और आज तक जितने भी सरपंच बने किसी न किसी में हर किसी का योगदान रहा है। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है सभी ने, सभी बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन उसी लाइन में चलना वो भी एक गलत है। हाँ, अभी वो तो आप करोगे ही करोगे, उससे कुछ हटके भी कुछ करने की प्लान बना रखी है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा प्लान है आपका भाई। हाँ, मैं ये बता देता हूँ, गांव का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति भाई मेरी नज़र में सरपंच है भाई। कोई ये सोचो भाई के पक्ष में है भाई, हर एक उम्मीदवार के हम साथ में। हाँ, सब जिसको गांव अच्छे वोट दे के बनाओगा वही सरपंच होगा भाई। हम तो बातें कर रहे थे, उम्मीदवार हैं उनसे भाई पूछना भी पड़ेगा उनका एजेंडा क्या है। तो लास्ट में भाई अंतिम प्रश्न है मेरा एक आपसे भाई, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हाँ, नशे की क्या स्थिति है गाँव में, उस पर क्या काम करना चाहोगे? देखिए, गांव में नशे की स्थिति बढ़ रही है, जबकि घटनी चाहिए थी। एक ऐसी कमेटी का गठन होना चाहिए जो सख्त से सख्त फैसले ले। दारू का ठेका है या अन्य कोई 2 नंबर के धंधे अब गांव के अंदर हो रहे हैं, कुल मिला के कुछ युवा साथी हमारे कर रहे हैं, जो उनको वो रोक नहीं पा रहे। गांव की अगर 21 मेंबरों की भी कमेटी अगर कोई सख्त फैसला ले, उसके परिवार के पास जाए, उसके कुनबे के पास जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें नकेल कसने का काम कर सकते हैं। तो जो माहौल खराब होने की संभावना बढ़ रही है उसको आप सुधार सको हो, ऐसे प्रयास करने के कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि कठिनाइयाँ आती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। खोली थी तूने जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मतलब जिस शहर में हमने शीशे की दुकान खोली, कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ परेशानियाँ भी आएंगी। तो मतलब आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। लगे रहो, मुबारक हो आपको, अच्छी मेहनत करते रहो भाई, जैसा आपके भाग्य में होगा वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और हमारे कोई बुजुर्ग युवा साथी कुछ कहना चाहते? ले बा बैठ जा, फिर भाई का नहीं मन करता तो यहीं बैठेंगे। भाई हमारे जो गांव में बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी कमेटी बनी है, उसके अभी ताज़ा नए युवा प्रधान बने। मुबारक हो भाई आपको। हाँ, मुबारक हो। बस सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं जितने भी भाई हैं कमेटी का मैं प्रधान बनाया हूँ, तो मंदिर में कुछ न कुछ विकास करके दिखाएंगे। युवा वर्ग का मैं समिति का छोटा प्रधान बनाया, उनको चुना है एक संस्था को चलाने के लिए। सभी का सहयोग हो उसमें, गरीब अमीर छोटे बड़े। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो अभी आपने यह जिम्मेवारी गांव ने आपके ऊपर सौंपी है, गांव ने नहीं सौंपी, और 10 आदमियों की जो छोटी समिति बनाई है, गांव ने नहीं बनाया। हमने अपनी तरफ से अपने आप प्रयास सहयोग से मेहनत करने के लिए इच्छुक थे। तो आपने जो कमेटी है उन्होंने, गांव की कमेटी अलग से है, वो कर रही है विकास। हम तो अपनी तरफ से विकास करने के लिए बनाई है। तो आपने अभी तक क्या कमी लगी वो बताओगे हमें? हमने तो कमी जो थी उसको करने लग रहे, छोटी मोटी जो हमारे से वो दूर होगी उनको करने लग रहे हैं। अच्छा। और बड़ी कमी तो बड़ी ही समिति करेगी जो बना तो फिर पूरा गांव मिलकर ही करेगा, समाज मिलकर करेगा उसमें। समाज करो या बड़ी समिति करो, जो भी करो, हमारे सहयोग का जो उसको करने लग रहे हम समिति वाले, छोटी बनाई जो, तो सबके साथ मिलकर काम करो। हाँ, सबके साथ, छोटे हो बड़े, हम पुरानी समिति के साथ में भी हैं। अच्छा, चलो, हम इससे अलग नहीं चलना चाहते। और कोई संदेश देना चाहो गांव? कोई संदेश नहीं। बढ़िया जमा, बढ़िया। चलो भाई, धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बातचीत भी करा। अंत में हम यही कहेंगे भाई, जो हमारी जो एक बातचीत थी, इस पे आपका क्या सुझाव है? आपको अच्छी लगा तो या इस पे चैनल की जो वीडियो है उसको लाइक कर दो भाई, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।